नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज ऑल बंगाल उर्दू बचाओ तहरीक, जिसकी बुनियाद गालिबन 2025 में पड़ी थी, और ये ऐसी फाल और सरगर्म तंजीम है कि जिसके बैनर तले उर्दू को बचाने के लिए जो कोशिशें हुई बहुत हद तक कामयाब है। और उर्दू के साथ अब जब भी कोई हक तलफी होगी तो इंशाअल्लाह ताला इस तंजीम के बैनर तले हम लोग हमेशा सरकार से सवाल पूछेंगे। मैं अपनी मुख्तसर सी तकरीर में, सादिकुल इस्लाम साहब मौजूद हैं, उनके गुमाश्ते में और हमारे जो दिगर मेहमान हजरात हैं, मोहम्मद आबिद रजा साहब ऑर्गेनाइजर प्रोग्राम के, जनाब इफ्तिखार रजा साहब और भी दिगर, हमारे इफ्तिखार सदा साहब है हमारे साथी, और मोहसिन दिनाजपुरी साहब और हमारे जलसे के सदर। 2011 में जो लोग शामियाने में बैठे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट मुझे दें और मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है अपने घरों से ही बैठकर ध्यान से चंद लम्हा मेरी बात को सुने और समझे कि मगरिबी बंगाल में उर्दू के साथ क्या कुछ हो रहा है लगातार 2011 से। देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं और ना ही कोई ये सियासी मंच है और ना ही यहां कोई सियासी बात होगी। उर्दू की हक तलफी लेफ्ट के जमाना में भी हुई है 2011 से पहले। तभी एक बहुत बड़ी मजबूत तहरीक चलाकर लेफ्ट को बंगाल से बेदखल किया गया। हम लोग ये सपना देखे थे उर्दू वाले कि जब ये सरकार जाएगी तो उर्दू को उसका हक मिलेगा, मगर 2011 में नई हुकूमत बनती है और 2012 में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा मिलता है। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, मगर अफसोस की बात यह है कि सिर्फ वो नोटिफिकेशन, वो ऐलान सिर्फ गजट में ही रह गया, बिल्कुल अमली जामा उस पर आज तक नहीं पहनाया गया। सिर्फ हमें जबान का दर्जा मिला, मगर जो मकाम मिलना चाहिए था उर्दू को मगरिबी बंगाल में, वो मकाम नहीं मिला। ये है हमारे साथ उर्दू की नाइंसाफी। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक वोट हमारा अधिकार है, एक हक है। हम चाहे जिस पार्टी को अपना वोट दें, कोई हमें मना नहीं कर सकता, मगर जब बात अपनी जबान की आए, अपने बच्चों की मुस्तकबिल की आए, तो कोई भी सरकार हो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो मौजूदा हो या पिछली सरकार हो, कोई भी हो, क्योंकि अगर जबान नहीं बचेगी तो हमारा वजूद भी नहीं बचेगा। इसकी मिसाल है 21 फरवरी सामने आ रहा है, यही 21 फरवरी है। अभी पिछले दिनों बांग्लादेश में जो तहरीक चली, शेख हसीना के तख्ता को पलट दिया गया और वहां नई सरकार का ऐलान हुआ है, शायद हलफनामा बाकी है। ये कहां से बांग्लादेश में ये तहरीक शुरू हुई? आप हैरान हो जाएंगे कि 21 फरवरी जो बैनुल अक़वामी यौमे मादरी ज़बान के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ये दिन, यही 21 फरवरी को बांग्लादेश के चंद नौजवानों ने, अबू बरकात और शेखुल इस्लाम साहब जैसे नौजवानों ने, जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से था, गोली खाकर सीने पर अपनी जान गंवा दी। क्यों? क्योंकि मगरबी पाकिस्तान, जो अभी मौजूदा पाकिस्तान है, वहां के वजीर आजम नियाजी साहब ने ऐलान कर दिया कि तमाम बंगालियों को
उर्दू बोलना होगा, उर्दू पढ़ना होगा, उर्दू लिखना होगा। मगर इन बंगालियों ने कहा कि हम सरकार में आपके साथ हैं, मगर जबान के साथ हम हक तलफी नहीं होने देंगे, हम अपनी जबान नहीं छोड़ेंगे। चलाने हैं गोलियां, आप चला दो। नियाजी साहब ने गोलियां चलवाई, शहीद हो गए वो तलबा, मगर जबान को बचा लिया उन लोगों ने, और वहीं से तहरीक शुरू हुई। आखिरकार जिसका नतीजा यह हुआ कि 1971 में इसी जबान की तहरीक ने बांग्लादेश को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक नया मुल्क के तौर पर जन्म दे दिया। साहब, यह जबान है, जब तक बंद है तब तक बंद है, मगर जब खुलेगी तो 34 साल हुकूमत को भी उखाड़ कर फेंका है हम लोगों ने। आपकी नई हुकूमत आई है और आप भी हमारे साथ वही खेल खेल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है, न मैं उस सरकार के खिलाफ में, न इस सरकार के खिलाफ में। हम लोग सिर्फ उर्दू की हिमायत में हैं और हमेशा रहेंगे। आइए, 2011 से जो लगातार हमारे साथ नाइंसाफियां हुई है और हो रही है, मैं उस पर पहले थोड़ी देर गुफ्तगू करूं। सबसे पहले अभी स्कूल सर्विस कमीशन, जिसका 11-12 का एग्जाम हो चुका है, असातिज़ा बहाली की मैं बातें कर रहा हूँ, 9-10 का इंटरव्यू होने वाला है, 11-12 का नतायज आ चुका है, काउंसलिंग बाकी है। मगर आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस बहाली में अगर हुकूमत फराख दिली से, सच्चाई से उर्दू का साथ देती तो हर घर से एक उस्ताद हमारा निकलता। मगर मैं डेटा पेश कर रहा हूं कि स्कूल सर्विस कमीशन क्या कुछ हमारे साथ किया है और हुकूमत क्या की है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्लास 9 और 10 में टोटल जो सीट हमें दी गई है पूरे मगरबी बंगाल में उर्दू को, वो है 704, जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी तमाम कैटेगरी शामिल है। और जो रिजर्व कोटा है, यहां मैं एक टेक्निकल पॉइंट पर बात करना चाहूंगा और आपको भी समझने की कोशिश करनी है, और सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे यहां मौजूद है और हमारे जो असातिज़ा इकराम हैं, आप सभी लोगों को सोचना है और समझना है। क्यों? क्योंकि कोई भी मीडिया, तो कहते हैं ना गोदी मीडिया, हर सरकार के पास अपनी अपनी गोदी मीडिया है, और कोई भी गोदी मीडिया, कोई भी मीडिया ये हकीकत को आप तक नहीं पहुंचाएगी। मैं शुक्रगुजार हूं इस तंजीम का, जो ऑर्गेनाइजर्स है, कि ऐसा मौका उन लोगों ने फराहम किया कि उर्दू के हवाले से हम लोग अपनी पूरी बात रख सके। 9-10 में पूरी वैकेंसी स्कूल सर्विस कमीशन ने दिया है 704, जिसमें 234 सीट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। मैं यहां एक बात वाज़ेह कर दूं कि रिजर्वेशन कैटेगरी के खिलाफ हम लोग बिल्कुल भी नहीं है। यह हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक है, रिजर्वेशन जरूरी है, ये आइन है, आइनी हक है रिजर्वेशन। मगर हमारा अलमिया ये है कि 2011 से ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीटें जो उर्दू मीडियम स्कूलों में हैं, हर साल ये कैरी फॉरवर्ड होते चला आ रहा है। कैरी फॉरवर्ड यानी कि अगर इस एससी और एसटी में कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे तो वो सीटें कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट वैकेंसी में, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में चली जाती है। मगर 2011 में जब तहरीक चली थी, ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह थे, उनके कमीशन के चीफ साहब थे, अभी आजकल वो बंगाल में नजर नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने उर्दू का फकीर कहा था और क्या क्या जूता पॉलिश हुआ था राइटर्स बिल्डिंग में। मैं वहीं पर था, जूता पॉलिश किया था। जब हम लोगों ने पूछा कि जूता पॉलिश आप क्यों कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि उर्दू की यही हालत है कि उर्दू पढ़ने वाले लोग अब सिर्फ जूता पॉलिश करेंगे। मगर आपने क्या किया? आपने तो हमें सड़क पे झाड़ू लगाने का भी नहीं छोड़ा, क्योंकि
कांस्टेबल का इम्तहान या WBCS का इम्तहान हो या स्कूल सर्विस कमीशन का इम्तहान हो, हर इम्तहान से उर्दू को बेदखल किया जा रहा है, हक तलफी हो रही है। मैं अपनी बातों को कंटिन्यू कर रहा हूं कि 234 सीटें 704 में अंदाजा लगाइए, ये रिजर्व है। और जो हमारे तालीम याफ्ता नौजवान यहाँ पर असातिज़ा इकराम है वो जानते हैं कि 1947 के बाद मगरबी हिंदुस्तान में, जब हिंदुस्तान का तकसीम हुआ, पाकिस्तान ने जब उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा दे दिया, तो हिंदुस्तान में मुसलमानों को छोड़कर बाकी तमाम मज़ाहिब ने उर्दू को ठुकरा दिया। अब सिर्फ ये मुसलमानों की जबान बनकर रह गई है, जबकि उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है। अगर यह मुसलमानों की जबान होती तो पंडित ब्रिज नारायण चकबिस, राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद, कृष्णचंद, इन सारे लोगों ने उर्दू की आबियारी की। ये मुसलमानों की जबान नहीं है। और आज 15 फरवरी है, और आज शायद मैं याद दिला दूं कि आज मिर्जा गालिब की यौम वफात का दिन है 1869। हमारे उर्दू जो जानकार है वो जानते होंगे आज 15 फरवरी है। हमारे किसी मुखर्रिर ने याद नहीं किया, मगर आज खराजे अकीदत के तौर पर मैं मिर्जा गालिब को याद करते हुए उनकी शान में ये शेर पढ़ना चाहूंगा कि हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। हम उर्दू वालों को बोलते हैं सर, बोलो, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंखी से न टपका तो फिर लहू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। और बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता। मिर्जा गालिब का ये हाजिर जमानी और उनकी बैनुल-अक़वामी शोहरत जो आज भी जिंदा है, और जब तक ये दुनिया रहेगी न मिर्जा गालिब का नाम मरेगा न उनका शान मरेगा, और तब तक उर्दू भी जिंदा रहेगी। बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। ये थे मिर्जा गालिब। याद आ गई तो मैंने उन्हें याद कर लिया खराज अकीदत के तौर पर। तो हुकूमत से हम लोगों का सवाल यह है कि ये जो 234 सीटें जो मुक़द्दस जो रिजर्व है, ये सीटें कब इनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। देखिए होता क्या है कि जब लगातार कई साल तक उन सीटों पर कैंडिडेट्स नहीं आते हैं, तो हुकूमत या कमीशन हुकूमत को बताती है कि इन सीटों में कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, तो हुकूमत बिल पास करके, रेजोल्यूशन पास करके उसमें तब्दीली करती है, तरमीम करती है, और एक तरमीम के जरिया या फिर कोई नोटिफिकेशन के जरिया उस सीट को दिगर किसी भी तरह से उसको दिगर कैटेगरी में बांटा जाए ताकि कैंडिडेट आ सके। मगर लगातार 2011 से ये सीटें रिजर्व है, इसमें कैंडिडेट्स नहीं आ रहे हैं। उसी तरह क्लास 11 और 12 में जो इस साल स्कूल सर्विस कमीशन ने उर्दू के लिए सीटें मुख़त्तस की हैं, 172 उर्दू टीचर तमाम मज़ामीन के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, तमाम मज़ामीन के 11-12 में 172 है, जबकि SC और ST की 65 सीटें हैं, और इन 65 सीटों में कैंडिडेट्स नहीं आएंगे, और ये 65 सीटें फिर नेक्स्ट वैकेंसी के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो जब पिछली तहरीक चली थी तो उसमें एक नारा दिया गया था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम SC और ST सीटों के बारे में सोचेंगे जो उर्दू मीडियम में है। हम कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, मगर लगातार 15 वर्षों से उर्दू मीडियम स्कूल में इन कैटेगरीज के जब टीचर नहीं आ रहे हैं तो सरकार को सोचना चाहिए। मगर हम लोग जो उर्दू के नेता और लीडरान चुन के असेंबली में भेजते हैं वो सिर्फ अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं।
नाम उर्दू के नाम पर उन्होंने वोट लिया। स्कूलों और कॉलेज के नाम पर लोग वोट लेते हैं, मगर असेंबली में बैठकर वो सिर्फ अपनी वोट की राजनीति करते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि न मैं किसी हुकूमत का हिमायती हूं, न किसी हुकूमत का मुखालफत कर रहा हूं, मगर अफसोसनाक अलमिया यह है कि हमारा कोई भी लीडर आज उर्दू के बारे में बात नहीं कर रहा है। आखिर क्या वजह है? क्या उनको डर लग रहा? एक तंजीम है बांग्ला पोखे, जब आप सोशल मीडिया में जाएंगे तो कई जगहों की घटना हमने देखी है। देखिए, हम लोग बंगला के भी खिलाफ नहीं है। मैंने तो बहुत पहले कहा था, बंगला से बैर नहीं, मगर उर्दू भी गैर नहीं। बंगला से बैर नहीं, मगर उर्दू भी गैर नहीं। ये हिंदुस्तान की जबान है और खालिस हिंदुस्तान में पैदा हुई है। ये ट्रांसपोर्ट करके ईरान और फारस से और अफगानिस्तान से नहीं आई है। प्योर हिंदुस्तान में यह जबान पैदा हुई। मगर अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के असेंबली में बैठ के मुख्यमंत्री कह रहा है कि यह कठमुल्लों की जबान है, यह आतंकियों की जबान है, कोई कह रहा है दहशतगर्दों की जबान है। यह सिर्फ इसलिए है कि हम लोग खामोश बैठे हुए हैं। जबान हमसे छीनी जा रही है और हम जबान पे ताला लगाकर बैठे हुए हैं। हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर, हमारा वजूद खतरे में है। दहशतगर्दी से हमें जोड़ रहा है, हमारी जबान को कोई बैठकर उत्तर प्रदेश में जोड़ रहा है और हम खामोशी से बैठे हुए हैं जबान में ताला लगाकर। क्या हुआ हमारे साथ? WBCS इम्तिहान में 2023 में एक नोटिफिकेशन आता है गजट में, जिसमें यह कहा जाता है कि ये देखिए, ये गजट है जिसमें यह कहा गया कि जितने भी WBCS के एस्पायरेंट्स हैं, जब वो प्रीलिम्स का इम्तिहान पास करेंगे तो उन्हें 300 नंबर का बंगला पास करना होगा। अजीब इत्तेफाक है ये कि जो उर्दू मीडियम हमारे हैं, हिंदी मीडियम है, संथाली मीडियम है, नेपाली मीडियम है, इतनी जबानें बंगला के साथ साथ यहां पढ़ाई जाती हैं, मगर जितने भी हमारे माहिरीन तालीम यहां बैठे हुए हैं वो जानते हैं कि जो बच्चा माध्यमिक में हिंदी लेगा उसे बंगला नहीं मिलता है, और जो बंगला लेगा उसे हिंदी नहीं मिलती है, और जो उर्दू लेगा उसे बंगला नहीं मिलता है। तो जब हमारा इम्तिहान हो रहा है, जब हमारा इम्तिहान हो रहा है उर्दू में, हम माध्यमिक और हायर सेकेंडरी पास कर रहे हैं उर्दू में, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं उर्दू में, हमें डिग्री दी जा रही है उर्दू में, मगर जब हमें नौकरी देने की बात हो रही है तो इम्तिहान लिया जा रहा बंगला में। जब मुलाजमत देने की बात हो रही है, जब रोजगार देने की बात हो रही है, तो हमारा इम्तिहान लिया जा रहा बंगला में, जो कि आर्टिकल 14, 16, 17 का ये वायलेशन है कि कोई भी हुकूमत मुलाजमत के मामले में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, और यही WBCS में हुआ। फिर 2023 में नोटिफिकेशन आया, 2024 में वजीर आला नाबन्नो में बैठकर ऐलान करती है कि उर्दू को WBCS में शामिल कर दिया गया है। फिर कलकत्ता से एक तंजीम जाकर वहां उसकी एक वफद जाकर मुलाकात करती है और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में आ जाता है कि उर्दू को उसका हक दे दिया गया, WBCS में उर्दू शामिल कर दी गई है। मगर जब नोटिफिकेशन आता है, देखिए ये जब पब्लिक सर्विस कमीशन जब अपना सिलेबस एग्जाम्स का पैटर्न जारी करता है, तो देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ था कि क्वालिफाई करने के बाद, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद लैंग्वेज पेपर ए बंगाली और नेपाली, इसमें से कोई एक में आपको 300 नंबर का पास करना पड़ेगा। यानी कि जो उर्दू के, हिंदी के, नेपाली नहीं, संथाली मीडियम के जो हमारे बच्चे हैं,
वो माध्यमिक करेंगे उर्दू, हिंदी और संथाली में, और जब नौकरी देने की बात आएगी तो आप उससे एग्जाम लीजिएगा 300 नंबर का बांग्ला में। ये हुआ तो इसीलिए हमें सरकारी जुबान का दर्जा दिया गया था। यही इसीलिए बैठकर आप राइटर्स बिल्डिंग के सामने जूता पॉलिश कर रहे थे, इसी दिन को दिखाने के लिए कि हमसे हमारा रोजगार छीना जाए। फिर 2024 में इसके आने के बाद कई तंजीमें वजूद में आई। मैं कई वकीलों से बजाते खुद जाकर कलकत्ता हाई कोर्ट में बैठकर बात किया उन वकीलों से। वकीलों ने उस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरे सामने फोन लगाया। पब्लिक सर्विस कमीशन से जवाब आया, हाँ हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया है, हुकूमत के कहने पर पास किया है, हुकूमत झुठला नहीं सकती कि उर्दू के साथ आपने हमदर्दी नहीं की है। फिर तहरीक चली, हम लोगों ने कलकत्ता में कई तंजीमें बनाई। यहाँ पर हमारा ऑल बंगाल उर्दू बचाओ तहरीक ये तंजीम बनी। जब हर तरफ से मजबूत तहरीक हम लोगों ने चलानी शुरू की, स्ट्रीट कॉर्नर करना शुरू किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आवाज उठानी शुरू की, आवाम मुत्तहिद होकर जब उर्दू की हिमायत में खड़ी हुई, तब आखिरकार ममता बनर्जी ने, वजीर आला ने ऐलान किया और गजट नोटिफिकेशन आया कि उर्दू को शामिल कर लिया गया है WBCS में। हम लोगों ने वेलकम किया। हमको हमारा हक, जहां आप हमें हक देंगे हम आपका वेलकम करेंगे, और अगर हक तलफी हुई तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। सिर्फ एक WBCS ही नहीं, अब एक ऐसा एक खतरनाक एग्जाम मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आप सुनकर चौंक जाएंगे कि पुलिस कांस्टेबल, एक्साइज कांस्टेबल का इम्तिहान। जरा देखिए आप ध्यान से, इस एग्जाम में क्या हुआ। अच्छा, कुछ लोग सर कहते हैं कि बंगाल में रहना है तो बांग्ला पढ़ना होगा, बांग्ला बोलना होगा। तो हमने कहा हम बांग्ला की मुखालफत कब कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं बांग्ला से बैन नहीं, मगर उर्दू भी गैर नहीं। हम तो बांग्ला बोलना चाहते हैं, बांग्ला पढ़ना चाहते हैं, मगर आप हमारे उर्दू हिंदी मीडियम स्कूलों में बांग्ला देख क्यों नहीं रहे? अगर आपको बांग्ला से मोहब्बत है तो हमारे उर्दू मीडियम स्कूल में असातिज़ा बहाली कीजिए बांग्ला वालों की। बांग्ला एक मजमून कंपलसरी पेपर हमारे स्कूलों को दीजिए, पहले हमें दीजिए फिर हमसे लीजिए आप एग्जाम में। फर्स्ट गिव अस देन टेक फ्रॉम अस। तैयार है हम बांग्ला पढ़ने के लिए, मगर आप बांग्ला हमें देते नहीं है। जब नौकरी देने की बात आ रही है तो आप बोलते हैं बांग्ला बोलो, बांग्ला पढ़ो। फिर भी हमारे WBCS अफसरान जितने भी आज हैं, चाहे ग्रुप A हो, B हो, C हो, D हो, क्या वो इंटरव्यू में बांग्ला बोले बगैर वो अफसर बन गए हैं? बाकायदा सबको बांग्ला बुलवाया जाता है, वहां तक हम लोग तैयार हैं। मगर ये हरगिज़ कबूल नहीं होगा कि आप हमें 300 नंबर का हमारा एग्जाम लीजिए, लिटरेचर का एग्जाम लीजिए, 300 नंबर का कंपटीशन में हमें बैठाइए कि जो कभी बांग्ला पढ़ा नहीं हो। अब आइए मैं एक ऐसे एग्जाम का आपको बारे में बताना चाहूंगा। ये इम्तिहान है वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसमें कांस्टेबल की बहाली होती है, सब इंस्पेक्टर की बहाली होती है, इसमें एक्साइज कांस्टेबल की बहाली होती है, फीमेल कांस्टेबल की भी बहाली होती है। इसमें एक रोल नंबर है, कम से कम 50 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं सर, ये 50 से ज्यादा ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं। इन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू, माने उन लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस का इम्तिहान क्वालिफाई किया, इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया, उसके बाद DV के लिए उन्हें बुलाया गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उन्हें बुलाया गया। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उन लोगों से मांगा गया कि माध्यमिक में यानी मैट्रिक में आपका एक सब्जेक्ट मार्कशीट में बांग्ला होना चाहिए। आप मुझे बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में रहना है तो बांग्ला बोलना होगा, मैं राजी हूं, मैं भी, हम ही बांग्ला बोलते पारी, बांग्ला पढ़ते पारी, बांग्ला लिखते पारी, इतना तो काम चलाने के लिए काफी है। मगर जब हमारे माध्यमिक के मार्कशीट में बांग्ला मांगेंगे तो हम कहां से ला कर देंगे? क्या आपने बांग्ला हमें दिया है? इन कैंडिडेट्स को नौकरी तो दी नहीं गई, वहीं से इन्हें निकाल दिया गया। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने
निकाल दिया उन्हें। क्यों? क्योंकि ये हिंदी और उर्दू के ऐसे कैंडिडेट थे जिनके पास बांग्ला एक सब्जेक्ट माध्यमिक में नहीं था। ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है लगातार 2011 से। और सिर्फ यही नहीं, कांस्टेबल का इम्तहान, जिसका मेन इम्तहान अभी रिजल्ट आया है, रिक्रूटमेंट होने वाला है। अब जानकर हैरान होंगे कि 2015 से कबल तक इसका प्रीलिम्स का पेपर बांग्ला में आता था, अंग्रेजी में आता था। तो जो हम लोग उर्दू हिंदी वाले हैं, जो संथाली वाले हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पर उम्मीदवार हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो जानते हैं कि हम क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी का पढ़कर हम लोग पेपर को हल करते हैं। जितने भी WBCS या मिसलेनियस या फिर कलरशिप के एग्जाम जो लोग देते हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। बड़ी चालाकी से हुकूमत के इशारे पर, यह मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, मैंने पहले ही कहा है कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एक वोट हमारा अधिकार है। हम जिस पार्टी को चाहे देख, कोई हमें रोक नहीं सकता, मगर जबान की जब बात आएगी तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जबान के लिए हम आपसे समझौता नहीं कर सकते। कांस्टेबल के इम्तहान में 2015 से पहले जो इम्तहान बांग्ला में, अंग्रेजी में जिसका पेपर आता था, 2018 में, देखिए मेरे पास दोनों क्वेश्चन पेपर है। 2018 में क्या किया गया, ये देखिए 2015 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें जो जबान इस्तेमाल की गई है वो है बांग्ला और अंग्रेजी। मगर 2018 का जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर बांग्ला में आ रहा है। किसको फायदा पहुंचाने के लिए यह काम किया जा रहा है? किसके दबाव में आकर आप उर्दू के साथ हक़-तलफ़ी हमारी हो रही है? किसे फायदा पहुंचाया जा रहा है, किसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है? मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि आप किस पार्टी को वोट दे ना दे, ये आपका जमहूरी हक है, मैं बार बार कह रहा हूं। मगर मैं ये रिकॉर्ड इसलिए पेश कर रहा हूं कि आप जान सको कि आपके जबान के साथ क्या हो रहा है। क्या करेंगे आपके बच्चे जिन्हें अभी सही से अपना नाम बोलने नहीं आया है? जब बड़ा होंगे वो सोचेंगे कि हमारे आबा अजदाद ने क्या किया हमारे लिए, कि उर्दू पढ़ने के बाद आज हमें मुलाजमत, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। ये हमें बैठकर सोचना होगा, समझना होगा आज। और अगर आज नहीं समझेंगे तो फिर याद रखिएगा कि वही हाल होगा जो दिगर जबानों के साथ हुआ है। कई एक ऐसी जबानें हैं जो दम तोड़ चुकी है। मगर मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा उन बांग्लादेश के उन बंगालियों को जिन्होंने 21 फरवरी को अपनी तहरीक शुरू की और पूरा बांग्लादेश पाकिस्तान से सिर्फ जबान के नाम पर वो लोग लेकर चले आए। उर्दू के साथ भी यही कुछ जो बांग्ला के साथ बांग्लादेश में हुआ, वही कुछ आज मगरबी बंगाल में उर्दू के साथ हो रहा है। ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। बहुत सारे मुकर्रिर हैं हमारे यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें हैं। वैसे मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें रखते रहता हूँ, मगर इस हुकूमत में जितने इम्तहानात में हमारे साथ तल्फी हुई है, हमने तमाम इम्तहानात में जो कुछ हुआ है वो सारी बातें रखने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूँ कि जब भी हमारी इस तंजीम के जरिया कोई भी तहरीक उर्दू के नाम पर हम लोग अगर कोई भी मीटिंग बुलाएंगे तो हम उर्दू के नाम पर इकट्ठा होकर हुकूमत को बताएंगे कि हो सकता है कि हमारी आपके साथ हमदर्दी हो, मगर उर्दू के साथ अगर आप हमदर्दी करेंगे तो हम बिल्कुल हमदर्दी नहीं दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।